हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। तो चलिए आज हम फिर शुरुआत करते हैं हमारे दिस डे इन हिस्ट्री की। आज हम 26 नवंबर 2020 की हिस्ट्री जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हिस्ट्री के बारे में मतलब इतिहास के बारे में जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज देर इज़ अ सेइंग ऑल्सो, द मोर यू नो अबाउट द पास्ट द बेटर प्रिपेयर्ड यू आर फॉर द फ्यूचर। आपको हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में जितना पता होगा उतना आपके लिए अच्छा है, और ये जानना हमारे एग्जाम के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इतिहास की कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हम यहाँ पर देखते हैं उससे कुछ स्टैटिक फैक्ट या फिर उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट जो होते हैं वो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए हम ये दिस डे इन हिस्ट्री जो है उसके बारे में रोज़ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। साथ ही इसमें हम आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं जिनसे आप सीख सके कि इससे किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा 26 सितंबर की हिस्ट्री में सबसे पहला पॉइंट है वो है एडन एग्रीमेंट से संबंधित। तो 1786 को एडन एग्रीमेंट हुआ था। अब सिंपल सी चीज़ है कि पहला तो ये एडन एग्रीमेंट क्या है और दूसरा कि ये किसके बीच हुआ था। तो ये एडन एग्रीमेंट एक कमर्शियल ट्रीटी थी, मतलब ये एक वाणिज्यिक संधि थी जो हुई थी ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। अब ये ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक जो वाणिज्यिक संधि हुई थी, इसके लिए ये बोला जाता है कि ये जो एडन एग्रीमेंट था यही जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उस तक पहुंचा था। मतलब इसी के कारण बोला जाता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है अर्थात फ्रांस की क्रांति जो है वो हुई थी। तो एडन एग्रीमेंट के अंदर क्या हुआ कि उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे विलियम पिट द यंगर, उनके द्वारा फ्रांस के साथ में एक कमर्शियल ट्रीटी की गई। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर थे ये एडम स्मिथ की एक बुक थी वेल्थ ऑफ नेशंस, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। तो आपको ध्यान होना चाहिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। पूछ लिया जाता है कि इस बुक के ऑथर कौन थे, तो वेल्थ ऑफ नेशंस जो है उसके ऑथर थे एडम स्मिथ। और इन एडम स्मिथ से उस समय के जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, वो काफ़ी प्रभावित थे और इसके चलते उन्होंने फ्रांस के साथ में एक ट्रीटी की थी। और ये जो ट्रीटी है, कमर्शियल ट्रीटी, ये इस तरीके की थी कि ये ज़्यादा ब्रिटेन के बेनिफिट में थी और फ्रांस के बेनिफिट में कम थी। मतलब ये जो ट्रीटी हुई थी उसमें जो कमर्शियल एग्रीमेंट हुआ था वो ज़्यादा ब्रिटेन के लिए बेनिफिशियल था, और इससे इस तरीके का एग्रीमेंट हुआ था कि ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज़ है वो तो प्रोटेक्ट हो गई, लेकिन उनने फ्रांस की जो इंडस्ट्रीज़ है उसको नुकसान पहुंचाया था। और ये बोला जाता है कि इसी ट्रीटी के चलते जो फ्रांस के लोग हैं उनमें ग्रीवेंसेस हैं, जो शिकायतें हैं उनकी वो बढ़ गई थी, और फ्रांस के पीपल्स ने फ्रेंच रेवोल्यूशन अर्थात फ्रांस की क्रांति लेकर आई थी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का कारण थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एडन एग्रीमेंट जो है वो किन दो देशों के बीच में हुआ था। अब हम जब यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए कि ये कब हुआ था, 1789 में। तो इसके साथ ही हम दो चीज़ें और देख रहे हैं कि अमेरिकन रेवोल्यूशन कब हुआ था और रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ था। ये कुछ रेवोल्यूशन है जो इम्पॉर्टेंट है और एटलीस्ट इसका जो ईयर है वो आपको पता होना चाहिए। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था 1775 में, और वहीं पे रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले इनमें से हुआ था अमेरिकन रेवोल्यूशन, उसके बाद में फ्रेंच और उसके बाद में रशियन रेवोल्यूशन हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ फैक्ट है जो आपको यहाँ याद रखने हैं। इसके बाद में हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। 1820 में 26 सितंबर को ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन है, तो ये हमारे फेमस सोशल रिफॉर्मर मतलब समाज सुधारक थे। इसके साथ ही ये शिक्षाविद थे और फ्रीडम फाइटर मतलब स्वतंत्रता सेनानी थे। और इसके अलावा बंगाल का जो पुनर्जागरण हुआ था, बंगाल का रिनेसेंस जो हुआ था, उसके लिए इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था और ये उनमें एक स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। इसके साथ ही जो हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर देख रहे हैं, तो ईश्वर चंद्र जो है वो इनका नाम था, लेकिन विद्यासागर जो है वो उन्हें एक उपाधि दी गई थी। वो उपाधि इन्हें इसलिए दी गई थी क्योंकि ये उच्च कोटि के विद्वान थे, ये बहुत ही हाई स्कॉलरली स्कॉलरशिप इनके पास में थी। अब अगर हम यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें तो इन्होंने मॉडर्न वेस्टर्न थॉट जो है उसे संस्कृत कॉलेज में लाया था। तो पहले क्या माना जाता था कि जो संस्कृत है वो केवल जो ब्राह्मण वर्ग होता है उनकी भाषा है, और जो उन्हें उस समय सो कॉल्ड लो कास्ट बोला जाता था उनको अनुमति नहीं थी
संस्कृत पढ़ने की, लेकिन इनने क्या किया कि जो लोअर कास्ट है उन तक संस्कृत की नॉलेज पहुंचाई और साथ ही इन्होंने संस्कृत में मॉडर्न एजुकेशन दी, आधुनिक शिक्षा दी। तो हम क्या देखते हैं यूजुअली कि अगर संस्कृत पढ़ाई जा रही है तो संस्कृत में क्या पढ़ाया जाएगा, वेद पढ़ाए जाएंगे, उपनिषद पढ़ाए जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है वो संस्कृत में कराई जा रही है? तो इस तरीके की जो मॉडर्न एजुकेशन होती है वो इन्होंने संस्कृत में दी थी और वो इन्होंने लोअर कास्ट को उनको भी दी थी। साथ ही इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था विडोज के और गर्ल्स एजुकेशन के अपलिफ्टमेंट में। तो इनका नाम जो है विडोज अर्थात विधवा और गर्ल्स एजुकेशन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इनके द्वारा क्या किया गया था कि जो विडोज रीमैरिज बिल लेकर आया गया था उसमें इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था और इन्होंने उसका काफ़ी सपोर्ट किया था। तो पहले विधवाओं की वापस शादी करना, विडो रीमैरिज करना जो था वो कानूनी रूप से उसे मान्यता प्राप्त नहीं थी, लेकिन बाद में कई समाज सुधारकों के प्रयास के बाद में विडो रीमैरिज एक्ट वो आया था। अब सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में विडोज रीमैरिज एक्ट जो है वो कब आया था? तो ये आया था 1856 में और इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बल्कि इन्होंने पर्सनली पहली जो विडो रीमैरिज हुई थी जो कि कलकत्ता में हुई थी, ये एक्ट आने के बाद में 1857 में इसने उस मैरिज में पार्टिसिपेट किया था। इसके साथ ही ये क्लोजली एसोसिएटेड थे बहुत सारे जनरल्स के साथ में, न्यूज़पेपर के साथ में, और साथ ही इन्होंने बहुत ही पावरफुल आर्टिकल लिखे थे समाज सुधार को लेकर। इसके अलावा इन्हें बंगाली जो लैंग्वेज है उसमें भी एक ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूटर कहा जाता है और इन्हें एक ओरिजिनेटर माना जाता है मॉडर्न बंगाली लैंग्वेज का। इसके साथ ही ही वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विथ बिथुने। बिथुन वो थे जिनके द्वारा पहली स्कूल लाई गई थी गर्ल्स एजुकेशन के लिए 1849 में, ये भी आई थी कलकत्ता में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहली गर्ल्स एजुकेशन के लिए जो स्कूल है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो वो बेथुन के द्वारा स्टार्ट की गई थी और ये जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे इन्होंने काफ़ी साथ दिया था इन सब के लिए इसका। तो इस तरीके से आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम मेन हिंदू विडो रीमैरिज और गर्ल्स एजुकेशन के साथ में ध्यान रखना है। साथ ही इन्होंने संस्कृत मॉडर्न एजुकेशन के लिए काफ़ी काम किया था। इसके बाद में हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो 26 सितंबर को आज के दिन मतलब 1907 में क्या हुआ था कि न्यूजीलैंड को इंडिपेंडेंस मिली थी। न्यूजीलैंड ने अपनी इंडिपेंडेंस अनाउंस की थी। तो यहाँ पर हम न्यूजीलैंड से रिलेटेड कुछ जीके के फैक्ट देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है हम जब भी किसी कंट्री की बात करते हैं तो हम क्या डिस्कस करते हैं? उस कंट्री की कैपिटल और करेंसी तो हम डिस्कस करते ही हैं। तो न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की ये जो कैपिटल है वेलिंगटन, ये कैपिटल होने के साथ ही देश की सबसे घनी आबादी वाला शहर भी है। इसके बाद में न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। तो ये इजी है, ये आपको याद हो जाएगी इसकी करेंसी। तो साथ ही में आपको न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर के बारे में पता होना चाहिए। तो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं जैकिंडा एड्रन। अब अगर हम न्यूजीलैंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो न्यूजीलैंड में किस तरीके की सरकार है? तो न्यूजीलैंड में एक एकात्मक संसदीय संवैधानिक राजतंत्र है। इसके साथ ही न्यूजीलैंड के बारे में रोचक बात यह है कि यहाँ पर जितने भी जीव रहते हैं, ये आप देख रहे हैं कि ये एक तरीके से आइलैंड से बना हुआ देश है और इसमें जितने भी जीव रहते हैं उसमें से केवल 5% मानव जाति है। इसके अलावा यहाँ पर पशु पक्षी की जो विभिन्न प्रजातियां हैं वो पाई जाती है। साथ ही ब्रिटेन की जो शाही नौसेना है उनके एक कप्तान थे जिनका नाम था कैप्टन जेम्स कुक और इन्होंने पश्चिम न्यूजीलैंड की खोज की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी तो ब्रिटेन की शाही नौसेना के कप्तान थे कैप्टन जेम्स कुक ने। इसके अलावा न्यूजीलैंड में एक जगह है ऑकलैंड सिटी, वो भी काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑकलैंड सिटी है। ये ऑकलैंड सिटी एक तो ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए जानी जाती है। यहाँ इसके लिए बोला जाता है कि यहाँ पर 50 से ज़्यादा डेड और एक्टिव वॉल्केनो मतलब मृत और सक्रिय ज्वालामुखी विद्यमान है। इसके अलावा ऑकलैंड सिटी के बारे में ये बोला जाता है कि न्यूजीलैंड का ये जो महत्वपूर्ण शहर है ऑकलैंड, ये दुनिया का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति नौका वाला शहर है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये शहर ऐसी जगह पर है कि इसके आसपास समुद्र बहुत ज़्यादा है। तो इसके कारण क्या है कि इसके अंदर भी कई जगह पर पानी है और यहाँ पर लोगों के द्वारा ट्रैवल के लिए हमारी तरह गाड़ियाँ नहीं यूज़ की जाती है बल्कि नौका मतलब नाव यूज़ की जाती है। और इसी के कारण ऑकलैंड जो है उसे बोला जाता है सिटी ऑफ सेल्स।
तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही न्यूजीलैंड में एक पक्षी पाया जाता है किया। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये किया पक्षी कहाँ पाया जाता है, तो ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसे कहा जाता है पहाड़ों का जोकर। पहाड़ों का जोकर इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा तोता है जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और ये अक्सर पर्यटकों के बैग से खाना चुरा लेता है या फिर कार के टायर को फाड़ देने में ये माहिर है, तो इसलिए ये काफ़ी फेमस है किया पक्षी। इसके साथ ही आपको न्यूजीलैंड के बारे में एक चीज़ और पता होगी, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूजीलैंड वो पहला देश था जिसने 1893 में अपने देश की सभी महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था। तो यहाँ पर हमने न्यूजीलैंड के बारे में डिस्कस किया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1932 में मनमोहन सिंह, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनका जन्म हुआ था। तो सबसे पहले मनमोहन सिंह जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म पंजाब के एक प्रांत में हुआ था जिस प्रांत का नाम है गाह, और ये अब पाकिस्तान में है। लेकिन जब इंडिया अविभाजित था, अनडिवाइडेड था, तो उस टाइम पे ये इंडिया में था। लेकिन जब पार्टीशन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उस समय ये भारत में आ गए थे। इसके बाद में इन्होंने इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और इसके साथ ही इन्होंने यूएन के साथ अर्थात यूनाइटेड नेशंस के साथ भी काम किया है 1966 से लेकर 69 के बीच में। इसके साथ में आपको पता होना चाहिए कि मनमोहन सिंह जो हैं वो हमारे देश के 13th प्राइम मिनिस्टर थे। याद रखिएगा कि हमारे देश के 13वें प्रधानमंत्री थे, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री बनने से पहले इन्होंने भारत सरकार में बहुत महत्वपूर्ण पदों पर अपना जो भूमिका है वो निभाई है। ये भारत में 1972 से लेकर 1976 के बीच में हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं। इसके साथ ही ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं 1982 से 85 के बीच में। इसके साथ ही ये प्लानिंग कमीशन, जो योजना आयोग था, जो अब बदलकर नीति आयोग हो गया है, उसके हेड रह चुके हैं 1985 से लेकर 87 के बीच में। इसके साथ ही जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, तो उस समय ये हमारे वित्त मंत्री मतलब कि फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इसके साथ में मनमोहन सिंह के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, पीएम बने, उस समय ये लोकसभा के मेंबर नहीं थे बल्कि ये राज्यसभा के मेंबर थे। तो आपको ये ध्यान रखना है। सामान्य रूप से कई बार आपसे पॉलिटी के फैक्ट में भी ये पूछ लिया जाता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है, तो ऐसा नहीं है। मनमोहन सिंह हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि लोकसभा के नहीं बल्कि राज्यसभा के सदस्य थे। इन्होंने अपना पहला जो राज्यसभा का चुनाव लड़ा था वो असम से लड़ा था, और अभी भी ये राज्यसभा के मेंबर हैं, और वर्तमान में ये राजस्थान राज्य से राज्यसभा के मेंबर हैं। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि मनमोहन सिंह वर्तमान में कौन से राज्य से राज्यसभा के मेंबर हैं, तो ये हैं राजस्थान राज्य से राज्यसभा में इन्हें इलेक्ट किया गया है। तो ये मनमोहन सिंह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 26 सितंबर के लिए। 1960 में 26 सितंबर को क्या हुआ था? नॉर्दर्न यमन में जो मोनार्की रूल था अर्थात जो राजशाही शासन था वो समाप्त हो गया था, और आज के दिन सेना के कमांडर अब्दुल्ला सल्लाह ने एक सैनिक विद्रोह करके राजशाही शासन व्यवस्था का अंत कर दिया था, और वहां पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी। तो 1906 में यमन जो है वो एक डेमोक्रेसी बन गया था। तो अब हम किसी भी कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको वहाँ की कैपिटल जाननी है। तो यमन की कैपिटल है सना, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा यमन में जो करेंसी चलती है, जो मुद्रा चलती है, वो है यमनी रियाल, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में यमन की बात करें तो यमन के पास में ये एक स्ट्रेट है बाबल मंदेब, तो आपको ध्यान रखना है। बाबल मंदेब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो स्ट्रेट है ये किस स्थान पर है, ये किन देशों के बीच में है, कौन से देश जो हैं इसको अड़ते हैं। तो बाबल मंदेब स्ट्रेट जो है वो अड़ती है जो अरेबियन पेनिनसुला में, मतलब ये जो यमन है ये एक अरब कंट्री है, इसके पेनिनसुला में यमन से अड़ती है। और दूसरा है जिबूती और एरिट्रिया, ये जिबूती है और ये एरिट्रिया है। तो जिबूती और एरिट्रिया जो है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है, मतलब अफ्रीका महाद्वीप के ये देश हैं, और अफ्रीका महाद्वीप में ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं। आपसे कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वो क्या है, या फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं 4 देश, ये 4 नाम आपको याद रखने हैं: सोमालिया, एंट्रिया, इथोपिया और जिबूती।
तो ये आपके लिए नाम याद रखना इजी है, आपको एक वर्ड याद रखना है सीड। आपको सीड हॉर्न ऑफ अफ्रीका से याद रखना है, इससे आपको 4 नाम याद हो जाएंगे, सोमालिया, एंट्रिया, इथोपिया और जिबूती। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जिबूती है, ये एंट्रिया है, ये इथोपिया है और यहीं पर सोमालिया भी है जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट बनाते हैं। इसके साथ में हमने बाबल मंदेब के बारे में देखा। बाबल मंदेब किन दो जो वाटर बॉडीज हैं उनको जोड़ती है, तो ये जोड़ती है रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से और अरेबियन सागर से, यहाँ पर अरब सागर भी है। तो ये हमने यहाँ पर यमन और बाबल मंदेब स्ट्रेट के बारे में देखा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, मतलब अभ्यास प्रश्न, जिससे आपको प्रैक्टिस में मदद मिलती है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, मनमोहन सिंह वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। मनमोहन सिंह भारतीय गणराज्य के किस क्रम के प्रधानमंत्री थे, अर्थात कौन से प्रधानमंत्री थे, 12, 13, 14 या 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडन एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन विच टू कंट्रीज। ईडन समझौता किन दो देशों के बीच साइन हुआ था, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, फ्रांस और जर्मनी के बीच में, ग्रेट ब्रिटेन और पोर्तुगल के बीच में, या फिर जर्मनी और पोर्तुगल के बीच में। इसका सही आंसर है ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, और इस क्वेश्चन का सही आंसर था 13वें प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद दोज एफर्ट द विडो रीमैरिज लॉ वॉज पास्ड इन 1856 AD। किसके प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून जो है वो पारित किया गया था, तो इसका सही जवाब है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट है, व्हाट वॉज द चाइल्डहुड नेम ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बचपन का नाम क्या था, ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, तो ये हमने देखा, ये यहाँ W होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंटली मनमोहन सिंह राज्यसभा MP फ्रॉम विच स्टेट। वर्तमान में मनमोहन सिंह किस राज्य से राज्यसभा के सदस्य हैं, तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सेपरेट बाबल मंदेब वाटर स्टेट। बाबल मंदेब जल संधि जो है वो किसको अलग करती है, यमन और ओमान को, यमन ओमान और ईरान को, यमन और जिबूती को, या फिर जिबूती और ओमान को, तो यमन और जिबूती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यमन। यमन की राजधानी क्या है, सना। नेक्स्ट है, विच टू कंट्रीज टच यमन। यमन को कौन से दो देश स्पर्श करते हैं, ओमान और ईरान, ईरान और इराक, ओमान और सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया और कतर। तो इसका सही आंसर है ओमान और सऊदी अरेबिया। तो यहीं पर हमारा आज का दिस डे इन हिस्ट्री का डिस्कशन समाप्त होता है। इसके बाद में हम कल फिर इस सीरीज के साथ में आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।